अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फैसला आपका और मैं हूं नबीला अजीज़। मैडम आसमा शिराजी साहिबा यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उनकी गैर हाज़िरी में प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूँ। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं ईरान अमेरिका जंगबंदी के हवाले से, जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। आर्जी जंगबंदी चल रही है। 8 अप्रैल से ये जंगबंदी शुरू हुई, 22 अप्रैल इसकी आखिरी डेट है और पाकिस्तान इसमें सालसी की भरपूर कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान के सालसी के किरदार को पूरी दुनिया में सराहा भी जा रहा है। आज वाइट हाउस की जानिब से भी ये कहा गया है कि मुज़ाकरात का वाहिद सालिस अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। इसके साथ साथ आज हम आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ वो सऊदी अरेबिया में थे और आज वो कतर के दौरे पर हैं और ये जो दौरे किए जा रहे हैं ये भी इसी सालिसी की पेशकश और इसी सालिसी की कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं और यही कोशिश की जा रही है कि जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में 12 अप्रैल को हुए थे, सेकंड राउंड दोबारा से शुरू होने जा रहा है, तो उन मुज़ाकरात के लिए ईरान को भी कुछ निकात पर मनाया जा सके और साथ साथ अमेरिका को भी कुछ निकात पर मनाया जा सके। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये दौरे भी किए जा रहे हैं और तमाम तर सालिसी की कोशिशें भी की जा रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की हालिया एक्टिविटीज़ पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और पाकिस्तान को सराहा जा रहा है पूरी दुनिया से, क्योंकि फील्ड मार्शल इस वक्त दौरा कर रहे हैं जब ईरान में इस वक्त काफ़ी क्रूशल सिचुएशन है, जंग के हालात हैं। इसके बावजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये दौरा करना इंतहाई अहमियत का हामिल भी है और काबिल तारीफ़ भी है कि पाकिस्तान सालिसी में पेश है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि खित्ते में अमन व अमान को कायम रख सके और इसके साथ साथ पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है और पूरी दुनिया इसकी अब मोतरफ भी है। इस प्रोग्राम में मैं अगर अपने पैनल का तारुफ आपसे करवाऊँ तो आज हमारे साथ होंगे अहमद हसन अल अरबी साहब जो माहिर आलमी हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ दिफाई तज्ज़ियाकार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अहमद हसन आपके साथ। सर, जो मौजूदा हालात हैं आपको क्या लग रहा है? वज़ीर आज़म इस वक्त 4 मुल्की दौरे पर हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, सालिसी की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो हालात हैं, जंगबंदी में 5 दिन बाकी हैं, क्या ये जंगबंदी में तौसी हो सकती है? क्या इसको एक्सपेंशन मिल सकती है या ये जंग ही रुक जाएगी? जैसा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये इंदिया बार बार दिया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जंग यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। क्या लगता है आपको? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो इंडिकेटर्स हमें नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर हम एनालाइज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सर्टेनिटी के साथ तो हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन जो इंडिकेशन इस वक्त पूरी दुनिया से आ रही हैं, जो खित्ते से आ रही हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव। जैसे आपने खुद बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि जंग को मजीद बढ़ाने की, फैलाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की एफर्ट्स को पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, जब 2 जंग करने वाले ममालिक, जो मुल्क जो आपस में जंग कर रहे हैं, वो मीडिएटर की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब यही है कि जंग जो है वो अपनी डी एस्केलेशन की तरफ जा रही है, मामला परमानेंट सीज फायर की तरफ जा रहा है और एक पीस की तरफ जो है वो चीजें जा रही हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त डिप्लोमेटिक अप्रोच है वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक अप्रोच है। आपने देखा जिस तरीके से फील्ड मार्शल का ईरान का विजिट, फिर प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया और कतर के विजिट, तो ये बात इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक सस्टेनेबल और पावरफुल और कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क जो है उसके लिए एफर्ट्स जारी हैं कि जिसके बाद इस खित्ते के अंदर एक सस्टेनेबल, एक लंबा पीस आ सके, मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, मैक्सिमम कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और एक होलिस्टिक डिप्लोमेटिक और सीज फायर अप्रोच के साथ इस मामले को एड्रेस किया जाए, जो कि इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को कर्टेल करने के लिए और आगे फिर मिडिल ईस्ट के अंदर एक सस्टेनेबल पीस को देखने के लिए ना सिर्फ वाहिद रास्ता है बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सस्टेनेबल रास्ता भी है। बिल्कुल सस्टेनेबल रास्ता भी है। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पहली बार जब दोनों ममालिक को एक टेबल पर लेकर आए तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क था पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ साथ ईरान को भी मनाया, क्योंकि कई बार ये दोनों जब एक टेबल पर आते थे निगोसिएशन के लिए तो दूसरी जानिब से हमने देखा कि अटैक्स शुरू कर दिए जाते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये मुश्किल मरहला सर अंजाम दिया, दोनों ममालिक को आमने सामने एक टेबल पर लेकर आए, तो वो एक मुश्किल मरहला तो गुजर गया। अब जो सेकेंड राउंड की बातें हो रही हैं, क्या अभी ये पाकिस्तान के लिए आसान टास्क था या अभी भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल टास्क है दोनों को दोबारा से एक टेबल पर बिठाना और नेगोशिएशन के अमल को आगे बढ़ाना?
बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुश्किल काम जो था, एक पहला फ़ेज़ वो हमने किया, जी, लेकिन मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है दोनों मुल्कों के बीच में, और उसकी बड़ी जेन्युइन रीज़न्स हैं कि 2 दफ़ा टॉक्स शुरू हुई, हालात ख़राब हो गए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ऐड करता जाऊँ यहाँ पे, कि अमेरिका ने जब तालिबान के साथ टॉक्स शुरू की थी, हुँ, तो उस वक़्त आप देखें कि कहाँ 2012-14 से प्रोसेस शुरू हुआ और 2021 में चीज़ें कन्क्लूड हुई। और इसी तरह देखिए, पाकिस्तान ने जो है वो अगर इस प्रोसेस को सपोर्ट किया है और एक ऑनेस्ट जो है वो मीडिएशन करवा रहा है, प्रिसाइज़ मीडिएशन करवा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अमेरिकन्स एंड इरानियंस दोनों क्रेडिबल मीडिएटर कहते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो अमेरिकन लीडरशिप है, कल जिस तरह आप कोट कर रही थी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है, बिल्कुल। जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी भी शो की, ऑनेस्टी भी शो की। पाकिस्तान इसमें से कुछ नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि जो हुँ, मिडल ईस्ट के अंदर एक अमन हो, ताकि लोग जो हैं, वो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल बैक टू ट्रैक आ जाएँ। और आप इमेजिन करें कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिका की पॉलिटिकल लीडरशिप, अमेरिका का सियासी निज़ाम, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग अपरेटस इतना डिफरेंट है ईरान से। लेकिन ये पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल हुआ कि दोनों मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ हिस्ट्री, बैकग्राउंड, लीडरशिप का ट्रस्ट जीता है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है? ऑनेस्टी। तो मैं हुँ, समझता हूँ यही पाकिस्तान की जॉब है कि हम लगे हुए हैं, और जब भी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ हैं। देखें, अब दुनिया जो है वो अपने इम्प्रेशंस पाकिस्तान के बारे में अपडेट कर रही है। बिल्कुल। हमें लार्जली अफ़गानिस्तान के लेंस से देखा जाता था। अब हमें लेंस से देखा जाता है, जी ये तो पीस मेकर हैं। ये तो हुँ, देखें जनाब, दुनिया के अंदर अपना इन्होंने अमन लाने के लिए ये जो काम किया है, उसमें तमाम यूरोपियन ममालिक की देखें, और इवन जापान और बाकी दुनिया के लीडर्स की पाकिस्तान की लीडरशिप को कॉल्स आ रही हैं। तो मेरा ख़्याल है ये जो परसेप्शन चेंज हुई है, ये दुनिया जो हमारे बारे में एक नए एंगल से देख रही है, ये वो चीज़ें थी जो हम माज़ी में उस तरह अपने आप को पिच नहीं कर सके, अपनी एडवोकेसी नहीं कर सके। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान को दुनिया को बताने में कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, हम कितनी क्रेडिबिलिटी रखते हैं इस मामले में। और दूसरी बात ये है कि हम जब जंग का मैदान आता है तो उधर भी डिलीवर करते हैं, डिप्लोमैटिक मैदान आता है उधर भी डिलीवर करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अच्छी डेवलपमेंट है, और दुनिया हमें अभी तक मुस्बत एंगल से देख रही है बिकॉज़ ऑफ हमारी ऑनेस्टी की वजह से, और हम इसमें से कुछ नहीं निकालना चाहते सिवाय इसके कि मिडल ईस्ट के अंदर हमारे जो भाई हैं, जो ममालिक हैं वहाँ पे, वो सारे अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुज़ारनी शुरू करें जिस तरह वो पहले गुज़ार रहे थे। बिल्कुल, तो क्या सर ये समझते हैं कि ये जो सेकंड राउंड है, ये कंक्लूडिंग भी हो सकता है? देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता आप इस हवाले से, लेकिन अगर दोनों ममालिक आके टेबल पे बैठते हैं, हुँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी होंगी। मिसाल के तौर पे, आज भी ईरानी एम्बेसडर आई थिंक एक थिंक टैंक में बात करते हुए ये कह रहे थे कि चीज़ें बिल्कुल तैयार थीं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर बागची साहब ने भी कहा, अरागची साहब ने भी कहा कि हम बिल्कुल तैयार थे एमओयू साइन करने पे। लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पे गोल पोस्ट चेंज कर लिया। तो मेरा ख़्याल है कि इरानियंस रेडी हैं, वो चाहते हैं कि उन्होंने क्लैरिटी है कि वो न्यूक्लियर के इश्यूज़ हों या एक रीजनल फ्रेमवर्क स्टेट ऑफ हार्मोज़ हुँ, के हवाले से हो या बाकी चीज़ें हों, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और वो समझते हैं कि हमें ऐसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब ये अमेरिकन्स पे भी जी, डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कंपल्शंस ले उनके सामने आती हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब ने बताना तो है ना हुँ, लोगों को कि मैं बहुत बड़ी डील की है, कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तबाह कर दिए हैं, और मैंने ओबामा और डेमोक्रेट से बेहतर डील की है इन टर्म्स जो कि इन्होंने जी। 2016 में ईरान के साथ की थी। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो ऑन कार्ड्स हैं, और लेकिन फिर भी इसमें कोई पता नहीं चलता क्योंकि स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल। वन मस्ट बी केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन कोशिशें तो जारी रहती हैं, लेकिन होपफुल भी हैं। ठीक हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि जंगबंदी की बातें हो रही हैं और मुस्तकिल जंगबंदी की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखा है इस सारी सिचुएशन में अमेरिका का जो एक एतमाद था वो टूट चुका है।
خلیجی ممالک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جو امریکہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، اس کے اڈے ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ جو ابھی سلسلہ چلا 40 روزہ جنگ کا، اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس طرح سے اس کے اڈے کام نہیں کی اور پوری دنیا ایک دم سے ششتر تھی کہ یہ کیا ہو گیا. تو کیا سمجھتے ہیں جو ٹرسٹ اب امریکہ کا ٹوٹ چکا ہے، اور نیٹو بھی ہم نے دیکھا کہ بیک فٹ پر گیا، مڈل ایسٹ کی جانب سے بھی اس نے اپنے اعتماد کو کھویا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اب دوبارہ سے امریکہ اپنا اعتماد بلڈ کر سکتا ہے اس جنگ بندی کے بعد؟ دیکھیں، خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں جس طریقے سے یہ خلیجی ممالک فیل کرتے ہیں کہ ان کو بٹریل امریکہ نے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹریلین آف ڈالر خرچ کیے، وہاں پر ان کے بیڑے اڈے آئے، اس کے بعد وہاں پر ان کے راڈارز آئے، ایئر ڈیفنس سسٹم لگائے، فوجی آئیں، ایوری تھنگ واز دیئر. ان کو یہ شور کیا جائے کہ ناؤ وی ول انشور یور سیکورٹی. لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے مڈل ایسٹ کی سیکورٹی کے بجائے انہوں نے اسرائیل کی سیکورٹی کو ترجیح دی اور اسرائیل کی سیکورٹی پہ چلے گئے، جس کی وجہ سے دے ور ہائیلی ڈس اپوائنٹڈ. اور اس کے بعد آپ کے سامنے جس طریقے سے اسرائیل نے ایران پہ فائر کیے، اٹیک کیا، اور پھر ایران نے امریکن ایسٹس پہ گئے وہاں کرنے کے لیے. سو دیٹ مینس کہ امریکن ور ناٹ پشڈ، کہ اگر وہاں پر امریکن بیس کو نقصان ہو رہا ہے دے ور ناٹ بریڈ، کیونکہ یہ خلیجی ممالک کے ایریے میں اڈے تھے اور اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے میرے خیال میں ان کو کافی حد تک ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اس لڑائی کے اندر. لیکن پاکستان کا کردار یقین کریں مڈل ایسٹ کے اندر اتنا اہم رہا ہے، اور فیلڈ مارشل نے جس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی کی ہے، اٹ از بیونڈ امیجنیشن. جب لاسٹ ڈچ ایفرٹ میں آپ کو یاد ہے اسرائیل نے ایران پہ سینٹرل جگہ پر اٹیک کیا میزائل کا، تو ایران نے جا کے پیٹروکیمیکل ہب جو ان کا سب سے بڑا وہاں پر اٹیک کر دیا. دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ پوائنٹ. آنیسٹلی اٹ واز اے اسٹیٹ بڑا سا دھچکا تھا یہ پیس پروسیس کے لیے. لیکن فیلڈ مارشل نے ایران سے بات کی، پھر ان کے ولیعہد سے بات کی، ان کو بریف کیا کہ یہ کیا عزائم تھے اسرائیل کے. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے سیکٹرین کلیش ہو جائے، شیعہ سنی کا ہو جائے، یا ایران جس طریقے سے یہ سعودی عرب پہ اٹیک کر رہا ہے، اب یہ خلیجی ممالک ایران پہ اٹیک کر دیں، سیلف ڈسٹرکشن کی طرف چلے جائیں. اور سیلف ڈسٹرکشن میں سب سے بڑا جو بینیفیشری تھا وہ اسرائیل تھا، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا جو ایک خواب، درینہ خواب ہے گریٹر اسرائیل کو بڑی آسانی سے پورا ہو جائے گا. تو اس میں جو مین پرسن جو مین درمیان میں ہڈل تھے وہ فیلڈ مارشل تھے، عاصم منیر تھے. اور اس کی اسی وجہ سے تمام ممالک کا، ایران کا، اس کے بعد یو ایس اے کا، خلیجی ممالک کا، سب کا ٹرسٹ جو ہے نا لیول وہ بیانڈ ڈاؤٹ وہ ہمارے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی حکومت کے اوپر ہے. جس کی وجہ سے آپ کے سامنے اسپوک پرسن جو تھی ابھی یو ایس اے کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان از دا اونلی میڈیٹر. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ہمیں ٹرسٹ ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہوں. جی بریگیڈیئر صاحب، جو یہ ابھی وزیر اعظم 4 ممالک کے دوروں پر ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ کیا جس طرح سے پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ کیا، کیا یہ باقی کے 3 ممالک بھی اب ڈیفنس پیکٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس ساری سچویشن کے بعد جس میں پاکستان نے اپنا اعتماد بلڈ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا تو دورہ جو ہے نا ایران کا جو ہے، فیلڈ مارشل گئے ہیں، پرائم منسٹر جو ہے خلیجی ممالک میں گئے ہیں، خلیجی ممالک کو اپڈیٹ کرنے کہیں کہ واٹ آل ہیز ہیپنڈ سو فار، جو کچھ بھی ہوا ہے، جو مذاکرات ہوئے ان میں کیا ڈیلے تھی، واٹ واز دا ریزن، ابھی کیا پروگریس ہے، یہ ساری ان کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خلیجی ممالک. خاص طور پہ ولیعہد کراؤن پرنس کو کر رہے ہیں، قطر کو کر رہے ہیں، اس کے بعد ترکیہ بھی جائیں گے، وہاں ان کو بتائیں گے، بیکاز دے آر دا پرسن دو ور آلریڈی انوالوڈ شروع میں جو یہ مذاکرات کے اندر شامل تھے. اور اس کے بعد ایران میں ہمارے فیلڈ مارشل کے آپ کے سامنے دیکھ لیں وہاں کیا رسپانس آ رہا ہے، وہاں کی پبلک کا کیا رسپانس آ رہا ہے. اینڈ دے آر شوئنگ وی ٹرسٹ پاکستان اور پاکستان کی سفارت کاری. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں مار کے حق سے، جہاں پر پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان از ویری میچور رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہے اور ہماری فوج بہت بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل ہے. ڈسپائٹ انٹ دی پرووکیشن کی، ہم نے ان کو اتنی مار بھی لگائی، ان کو شکست صفاج بھی دی، بٹ پاکستان نے اس کے علاوہ اور کوئی پرووکیشن نہیں کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا انڈیا تیار ہے، ہم نے کہا اوکے وی گو فار سیز فائر. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، پھر فیلڈ مارشل کا امریکہ گئے، وائٹ ہاؤس میں گئے، وہاں ان کو انہوں نے پریزیڈنٹ نے سنا، ان کی بات چیت کی، ہی ڈیولپ اسپیشل لائکنگ. اور وہ لائکنگ انہوں نے ابھی تک اس طریقے سے قائم رکھی ہے فیلڈ مارشل نے کہ تھرو آؤٹ یہ جب ابھی پچھلے 3-4 دن تھے ان میں
प्रेसिडेंट ट्रंप और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, दे वर ऑल डायरेक्ट कम्युनिकेशन फील्ड मार्शल के साथ एंड लाइकवाइज ईरानी लीडरशिप। सो इससे इतना फ़र्क पड़ा है कि अब आप देखें कितनी आइस मेल्टिंग हुई है, कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं, और 47 ईयर्स का जो एक मिसट्रस्ट लेवल था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। मेरे ख्याल में अब जो 1-2 दिन और हैं, इसमें जितने रिटेंट से वो रिमूव हो जाएंगे एंड देन दे विल कम अनाउंस द डेट टू कम टू इस्लामाबाद और बैठ के, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो जाएगा और एल्स एक सिटिंग हो। लेकिन ये जो इस्लामाबाद का अकॉर्ड होगा, ये दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत बिल्ड करेगा। इट विल बी रिमेंबर्ड कि पाकिस्तान ने एक सुपर पावर का और ईरान का जो 47 ईयर मिसट्रस्ट था उसमें एक अकॉर्ड करा दिया। और इंडिया को आप देख लें कि इंडिया की क्या हालात हैं, इंडिया में रोना पीटना पड़ा हुआ है, मत सफ़े मातम मचा हुआ है। आई थिंक द मोर दे फील अनकम्फर्टेबल, जितनी वो सफ़े मातम होता है, एटलीस्ट आई एंड पाकिस्तान फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल। अहमद हसन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि अब दोबारा से राउंड की बातें की जा रही हैं, दोबारा से टेबल टॉक की बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी तारीख सामने नहीं आई। तो क्या आप समझते हैं कि आज जैसे कि अमरीकी हुकाम की जानिब से भी कुछ बयानात हमने सुने, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, अगर ईरान हमारे साथ मुआहिदा नहीं करता या ये वो किसी बात पर नहीं मानता तो हम पूरी तैयारी के साथ इस जंग को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, जबकि इसके साथ साथ ईरान के अंदर से भी हमने कुछ लोगों के ऐसे बयानात सुने। तो क्या समझते हैं अगर दोबारा से ये जंग शुरू हो जाएगी तो कितनी हार्मफुल होगी मईशत के लिए भी और खित्ते के लिए भी? जी देखिए, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। जिस पिछले 1 महीना तकरीबन ये जंग जारी रही है, तो आपने देख ही लिया कि ये जंग पूरी दुनिया के लिए कितनी हार्मफुल है। ईरान से लेकर और मिडल ईस्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कौन सा ऐसा इंसान है जिसको इस जंग के असरात जिस तक नहीं पहुंचे, या इस जंग में पोटेंशियली इसमें वो तमाम पोटेंशियल मौजूद था कि ये रीजनल वॉर बनती और फिर उसके बाद ग्लोबल वॉर बनती। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था ना कि ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है, और वर्ल्ड वॉर 3 होने से दुनिया की क्या डिस्ट्रक्शन हो सकती है वो बात सबको पता है। लेकिन जहां तक आपकी बात की है कि कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोनों तरफ से, देखिए एक फैक्ट है, एक रिसर्च है, या आप उसको ये कह लें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ थिंग्स अगर आप करें तो you'll रियलाइज कि बहुत कम चांसेस हैं पिछले 100 सालों के अंदर दो मुल्क जब जंग में गए हैं और उसके बाद सीज फायर के बाद इमीडिएटली दोबारा जंग में जाने के चांसेस 10 to 15% है, या 12 to 15% उसको आप कह सकते हैं। एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये ममालिक दोबारा वापस जंग के अंदर नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जब इस तरह के मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो इसमें टेबल के ऊपर बैक एंड फोर्थ बहुत सारी नेगोशिएशंस चल रही होती हैं। जब टेबल के ऊपर आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं, बार्गेन कर रहे होते हैं, तो फिर आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और वो होता है रेटरिक, वो होता है बयानिया, वो होता है बयानात के थ्रू आप अपने मसल पोजीशन करते हैं। फिर इसका दूसरा स्टेप होता है, दूसरे स्टेप पे आपने अटैक करना नहीं होता, लेकिन आप अपने ट्रूप्स को, अपने मिलिट्री एसेट्स को इस तरीके से पोजीशन करते हैं कि आप सिग्नलिंग करते हैं अटैक की, ताकि जो टेबल के ऊपर लोग बैठे हुए हैं आपके एडवर्सरीज, उनके ऊपर प्रेशर पड़े और आपकी बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। सो अभी जो ये बातचीत चल रही है जिसका आपने भी तस्करा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो टेबल के ऊपर मौजूद अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर करने के लिए रेटरिक है। द चांसेस ऑफ दीज टू नेशंस दोबारा जंग में जाने के वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज्यादा कम है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और कम है। लेकिन पाकिस्तान की अगर कोशिशों की बात की जाए तो वो तो सबके सामने है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इन मुज़ाकरात को सबोताज करने की भी कोशिशें जारी हैं। जैसा कि इजराइल और इंडिया की जो लॉबी है वो बहुत एक्टिव इन दिनों में भी हम देख रहे हैं। और आज जो वजारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान सामने आया, उसमें ये कहा गया कि लेबनान में जंग बंदी भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा है। लेकिन लेबनान पर जो इजराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं वो कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं इस जंग के मुआहिदे को मुकम्मल ना होने देने के लिए? जी, इसमें मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी बड़े एग्रीमेंट्स होते रहे हैं, जब आप डेटन एग्रीमेंट को देख लें, आप गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को देख लें, आप कोलंबिया पीस टॉक्स को देख लें, उसके बाद जितने भी और बड़े एग्रीमेंट्स होते रहे हैं, तो उसमें होता यही है कि जब आप कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे होते हैं, जब किसी डील की तरफ सारी पार्टीज मूव कर रही होती हैं, जब कंसेंसस की तरफ वॉरिंग पार्टीज मूव कर रही होती हैं, तो जो स्पॉइलर एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अटैक्स जो है वो करना शुरू कर देते हैं, ताकि इस प्रोसेस को, इस पीस प्रोसेस को डीलेजिटिमाइज किया जा सके और
किसी तरह जो वॉइसेस ऑफ पीस हैं उनको बैकग्राउंड में भेजा जा सके. सो टेक्निकली अगर आप देखें कि जो इस तरह के स्पॉइलर एलिमेंट्स जो इस पीस प्रोसेस को भी डीरेल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इफ एनीथिंग वो इंडिकेट कर रहा है कि जो पीस प्रोसेस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में और कंसेंसस की तरफ मूव कर रहा है. दूसरी बात जो आपने कही उसका जो आपने कहा कि स्पॉइलर एलिमेंट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे यस इंडियन स्पॉइलर एलिमेंट मौजूद है, इस्राएली स्पॉइलर एलिमेंट मौजूद है, लेकिन दुनिया की 7 बिलियन पॉपुलेशन इस जंग के बाद, क्योंकि ये पहली दफा इस तरीके के जंगी हालात बने सोशल मीडिया के दौर में, सिटीजन जर्नलिज्म के दौर में, कि जिसको लाइव पूरी दुनिया ने देखा है. पूरी दुनिया ने हीट फील की है इस जंग की, पूरी दुनिया ने इस जंग का खतरा महसूस किया है. बहुत करीब से उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 को पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर पॉपुलर सेंटिमेंट या नैरेटिव इस वक्त ये है कि इस जंग को रुकना चाहिए, पीस आना चाहिए, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की डिस्ट्रप्शन खत्म होनी चाहिए ताकि कमोडिटीज की प्राइस नीचे आए. तो ये अपने अंदर इतना बड़ा नैरेटिव है, इतना ताकतवर नैरेटिव है कि जो भी इसके खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा मुल्क हो, उसकी औकात और हैसियत रिस्ट्रिक्ट होके एक स्पॉइलर की रह जाएगी, तकरीबन एक नॉन स्टेट एक्टर की रह जाएगी. सो इस वक्त जो भी इस पीस प्रोसेस के खिलाफ खड़ा है, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो इंडिया हो, वो अपने साथ ही एक तरह की ज्यादती कर रहे हैं. क्योंकि इस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जब हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 की टाइमिंग के अराउंड, तो आपने देखा था कि उस तरह का, उस मैग्नीट्यूड का बड़ा पीस एग्रीमेंट इस वक्त हो रहा है. जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त उसकी सेंटर स्टेज पे इसराइल का कयाम था. आज 80 सालों के बाद उतना बड़ा एग्रीमेंट दोबारा होने जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि इसराइल अपनी स्पॉइलर एक्टिविटीज और अपनी हरकतों की वजह से एक बैकग्राउंड में कहीं पे आपको नजर भी नहीं आ रहा, और सिर्फ आपको इंडिया की टीवी स्क्रीन के ऊपर इसराइली नजर आ रहे हैं. इंडिया की टीवी स्क्रीन पर ही नजर आ रहा है, आप ठीक कह रहे हैं. डॉक्टर कमर चीमा साहब, मैं आपसे भी इसी पर कमेंट लेना चाहूंगी. देखिए, स्पॉयलर्स होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और उसकी अपनी एक वो हमेशा हर तरह इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर इस चीज़ को नोट किया गया कि हमने देखा है कि विद इन द सिस्टम भी स्पॉयलर्स हैं, और इज़राइल बड़ी कोशिश कर रहा है, मुसलसल कोशिश कर रहा है कि आपको याद होगा थोड़े अरसा पहले नेतन्याहू ने तो ये कहा था कि आप सीज़ फायर ना करें. तो नेतन्याहू को ये था कि मैं अमेरिकन मिलिट्री माइट के जरिए ईरान को जितना भी कमज़ोर कर सकूं वो करूं. लेकिन जारी बात है, अमेरिका ने इंटरनेशनल सिस्टम को भी देखना होता है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उन चीज़ों को भी देखना है. और बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि जितना अभी तक नुकसान जो है वो अमेरिका को पहुंचा है, वो इजराइल की अनकंडीशनल जो एक सपोर्ट है उस हवाले से पहुंचा है. क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिकन जो एलाइज हैं वो भी खामोश हुए, और वो भी नहीं अमेरिका का साथ दिया. तो ये चीज़ें जो हैं, जारी बात है, ये पता तो चलती हैं कि क्या वो इसे डायरेक्शन बन रही है. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज मैं देख रहा था कि अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं, वहाँ पे एक सेनेट में वोटिंग हुई है, और उसमें तकरीबन मेजॉरिटी 47 में से 40 डेमोक्रेट वोटर्स ने ये कहा है कि अगर इजराइल को बुलडोजर्स चाहिए तो हम देने को तैयार नहीं है. कुछ 47 में से कुछ 35 के करीब अमेरिकन सेनेटर्स ने कहा है कि हम इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बॉम्ब्स या इस तरह का जो मटेरियल है वो देने को तैयार नहीं है. तो बड़ी तादाद के अंदर अमेरिकी कांग्रेस और जो लॉ मेकर्स हैं वो भी इस सिचुएशन से नाखुश हैं, और वो समझते हैं कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए. तो मुझे लगता है इजराइल खुल के सामने आया है, या इजराइल खुल के सामने आया, और यहाँ फिर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेतन्याहू का जो जेनोसाइड था गजा में, उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाके गजा में, जाके इजराइल में. तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन एक ब्रॉडर जो आपके सामने फॉल्ट लाइंस तय हो गई हैं कि जो कुछ इजराइल ने किया है उसकी ना अमेरिका में भी वो अपनी सपोर्ट खो चुका है, यूरोप में भी सपोर्ट खो चुका है, और बाकी जो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन है उसमें भी, और इवन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी अब क्वेश्चन मार्क लग गए हैं. तो मेरा ख्याल है वेस्ट इसके ऊपर ज़रूर सोचेगा कि ये जो 4 सालों में इंटरनेशनल लॉ के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसका कितना नुकसान होगा पूरी की पूरी दुनिया को. बिल्कुल, इसका कितना नुकसान होगा. ब्रिगेडियर साहब हारिस नवाज साहब, इस मुआहदे का फ्रेमवर्क क्या होगा, इस पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका जंग बंदी के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से हमारी बातचीत जारी थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब से हमने अपना क्वेश्चन पूछा था, अधूरा रह गया था ब्रेक पर जाने से पहले। सर, इस मुआहदे के फ्रेमवर्क को किस तरह से देख रहे हैं? क्या खदोखाल हो सकते हैं? कितना जामे होगा? कहिएगा। देखें, बेसिकली मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक तो इसमें इरिटेंट रिमूव हो चुके हैं और ज़्यादातर यही पॉइंट थे अमेरिका के कि ईरान को अपना जो है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम इसको परसू नहीं करना एंड इस पर यूरेनियम नहीं होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक वो ईरान हैज़ एग्रीड, बट इट विल डिपेंड ओनली कि वो जो 2-3% यूरेनियम एनरिचमेंट करनी है जो मेडिकल के लिए और उसके बाद आपके जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है, वो दे वांटेड कि सिंस इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड अलाउड है, तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की निगरानी में भी शुड बी अलाउड टू कैरी ऑन। एक तो ये है। सेकंड, उसके बाद दे वांट कि हमें गारंटी चाहिए ईरान कि हमें कि आइंदा के लिए यूएसए और इजराइल कभी अटैक नहीं करेंगे। वो मेरे ख्याल में शुड हैव बीन वर्कड आउट कि कौन से मुल्क गारंटी देगा जिस पे ईरान को सेटिस्फाई। इट कैन बी यूनाइटेड नेशंस और सम अदर मोर इम्पॉर्टेंट पावर वो कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान जो चाइना का आपस में एक 5 पॉइंट का था, उस पर भी एंड में उन्होंने लिखा था कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी शुड गिव लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस। और देन ऑफ कोर्स अगर यूरेनियम के ऊपर ये बात ख़त्म हो जाती है, देन उनके जो उनके इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो उठानी चाहिए। उनके जो पैसे फ्रीज हुए हैं अकाउंट्स उनके फ्रीज, वो दे शुड बी ओपन। ये उनका नुक्ता नज़र है। और थर्ड इज़ ऑफ कोर्स ये हरमुज़ के स्टेट्स ऑफ हरमुज़ के ऊपर कि इसका कंट्रोल कैसे। प्रॉब्लम ये है, उनका नुक्ता नज़र ये है कि देखें हमारा इतना अनप्रोवोक्ड आके बिला इस्ताहल उन्होंने हमारे मुल्क पर अटैक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा तबाह कर दिया है और वो अभी हमें 10-15 साल लगेंगे। इट विल कॉस्ट लॉट ऑफ मनी हाउ टू जनरेट फंड्स एंड दैट सोर्स जो उनके पास वो स्टेट्स ऑफ हरमुज़ है। अगर वो टोल टैक्स लगाते हैं तो 10-15 साल में जाके कहीं वो रिकवर कर सकेंगे जिससे ये सारा डैमेज है। बच्चियों की शहादतें हुई हैं, उसके तो और सिविल पॉपुलेशन की हुई है, वो कॉम्पिटेंसी चाहिए। तो ये वाई मीडिया आई एम श्योर के जब ये उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू हो रहे हैं ईरान में, जो हमारे फील्ड मार्शल के वहाँ ये बात हो रही है कि इसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाए, एंड देन आई एम श्योर दे विल गेट बैक टू अमेरिकन के जी इसका फाइंड अ सोल्यूशन। और आई थिंक जो रीजनेबल बनता है यही कि फिर आप 10-15 साल के लिए तो उनको लगाने देना टोल टैक्स स्टेट्स और मूव पे, ताकि वो रिकवरी पैसे की जो कैलकुलेट कर लें कितने से में रिकवर होता है दैट विल डन। तो ये मेन पौधा। और अमेरिका चाहता है एक फेस सेविंग तो उनको हम दे रहे हैं कि जी आपने नेवी ख़त्म कर दी, एयरफोर्स ख़त्म कर दी, मिसाइल को आपने नुकसान पहुंचा दिया, रिजीम चेंज इस कॉन्टेस्ट में कर दी कि आपने पहले दिन ही आपने तकरीबन 40-50 उनके मेन रहनुमा के साथ और बहुत लोग शहीद कर दिए। तो ये उनको फेस सेविंग है। अदरवाइज़ देखें अमेरिका बेसिकली अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सका और इस वक्त सेकंड नुकसान उनको ये हुआ है कि बिल्कुल आइसोलेट हो गया। नेटो ने उनको छोड़ दिया, यूरोपियन यूनियन ने छोड़ दिया, मिडल ईस्ट बहुत नाराज़ है, तमाम जगह पर कनाडा उनसे नाराज़ है। तो मेरे ख्याल में उनकी अपनी पब्लिक में काफ़ी रिजेंटमेंट है, सेनेट में चेयरमैन में। इसलिए ट्रम्प के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब इसको फर्दर एक्सीलेट ना करें और यहाँ पर आके ही शुड गेट सम फेदर इन द कैप। और वो एक ही हल है कि वो कहें जी मैंने अकॉर्ड कराया 47 ईयर से एक बिल्कुल ख़त्म हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, वो मैंने आके एक अकॉर्ड करा के इस परमानेंट पीस कर दिया और ईरान के न्यूक्लियर पावर को हमने न्यूट्रलाइज़ कर दिया। तो ये फेजिंग है मेरे ख्याल में। इट इज़ बेटर कि फेस सेविंग दोनों की तरफ से हो और एटलीस्ट इस खत्ते में जंग ख़त्म हो। और पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि दुनिया को तबाही के बहाने पे जो आए हुए थे वहाँ से पाकिस्तान वापस ला के पीस के तरफ लाया और दुनिया को बता दिया कि वी आर अ पीस लविंग कंट्री, वी आर अ पीस मेकर। और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में बहुत अच्छा चला गया। बिल्कुल, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में गया है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप कहिएगा, जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी ये बात बोली कि कौन से ममालिक गारंटर हो सकते हैं। पाकिस्तान चूँकि सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, क्या ईरान की जानिब से पाकिस्तान से मुतालबा किया जा सकता है कि वो इस सारी सिचुएशन जो कि हुई अमेरिका और इजराइल की जानिब से अटैक्स, इनको रोकने के लिए कोई गारंटी दे? क्या पाकिस्तान से ऐसा मुतालबा हो सकता है? देखिए ये सारी की सारी जो फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश होगा उसमें ये चीजें तो होंगी जी। कि पाकिस्तान ने, आपको पता है कि कोशिश की है कि ज्यादा ज्यादा यूएन को बीच में इन्वॉल्व करने की, या
ایسے ممالک کو ہم ایک براڈ بیسڈ جسے وہ کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی جو پرائم منسٹر سعودی عرب ہیں یا قطر ہیں یا ترکیے ہیں یا ایجپٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، یا اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے تھے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے یو این کا بڑا ذکر ہوا تھا. تو وہاں مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ سم ٹائمز ممالک ہوتے ہیں وہ بائی پاس کر جاتے ہیں کمٹمنٹس کو، اور آپ جب ایک ملک بہت بڑا ملک ہے، اس کے اپنی جو فارن پالیسی ہے، اس کا اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے، وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے سپریم ہے اور ہم ہر چیز کو انڈرمائن کر جائیں گے، تو وہ ایک اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کیا 2016 میں، اوباما ایڈمنسٹریشن نے، ٹرمپ صاحب نے اس کو چھوڑ دیا، نکل کے باہر. اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ملک جو ہے وہ سگنیٹری ہے 6 ملکوں کے ساتھ، ایران کے ساتھ، لیکن آپ وہاں سے نکل گئے ہیں. اور پھر جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن امریکہ میں آئی تو انہوں نے سوچا کہ کیا ہم اس ایگریمنٹ کو دوبارہ ان کے ساتھ کریں، تو انہوں نے کہا ہم کر تو سکتے ہیں، پر کیا ہم کانگریس کی اپروول لیں گے یا امریکن کانگریس مانے گی؟ اور لوکنگ ایٹ دا لیول آف دا پولرائزیشن ان دی امریکن پالیٹکس ایٹ دس مومنٹ، یہ جو ڈیموکریٹس ریپبلکنس کا ہے، اس کو امریکن کیا کانگریس گارنٹی دے گی اس ایگریمنٹ کی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھیں جو ماضی ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے ان ٹرمز آف کہ ایگریمنٹس سے نکل جانا یا ایگریمنٹس کو چھوڑ دینا یا ان کو آنر نہ کرنا. جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا، وہ آپ امیجن کریں کہ کتنا اس کو 1.5-2 سال لگ گئے تھے ہوتے، اور اس پہ تو بہت میٹنگز ہوئیں T5+1 کی ایران کے ساتھ. اور جب ٹرمپ صاحب کا موڈ آیا وہ نکل گئے وہاں سے. تو بعد میں بائیڈن آئے، وہ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکے. ان کے 4 سالوں میں 2020 سے لے کے 24 تک انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ ہم اس چیز کو کریں. تو گارنٹی دینا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے کسی چیز کا. اور پھر آپ جب لیڈرشپ کے انٹرسٹ چینج ہو جائیں فار ایگزامپل، تو اور مشکل ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر آپ کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. آپ جب ممالک جاتے ہیں، جو ٹریٹیز ہوتی ہیں اس کے بھی فارمولے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ کوئی ٹریٹی یا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کی پارلیمنٹ یا کانگریس سے جو ہے وہ اپروول لینی ہوتی ہے. کئی دفعہ جو ہوتی ہے، جو ٹریٹی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی جو کیبنٹ سے وہ اپنے اپروول لینی. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے، جو وہ سائن کر دے، اسی سے آپ جو ہے وہ ملک جو ہے وہ رسپانسیبل ہے کہ اس کو فلفل کرے. تو ڈفرنٹ سچویشنز ہوتی ہیں، لیکن جتنا بڑا چیلنج ہو، جتنی بڑی سچویشن ہو، اس حساب سے جو ہے وہ لی جاتی ہے، ایشورنسز لی جاتی ہیں. تو کہا کچھ نہیں جا سکتا. پاکستان اپنی کوشش کرے گا. پاکستان کی جاب ہے آنیسٹی سے دونوں کو قریب لے کے آنا، ایک ایسا حل لے کے آئے جسے جو لانگ ٹرم چلے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایرانینز ایگری کر رہے ہیں اس وقت، وہ اس کے بعد تو کوئی پوزیشن رہے گی نہیں کہ امریکنز بھی دوبارہ کہیں کہ جی ابھی بھی ہم نے ایران پہ حملے کرنے ہیں. کیونکہ وہ ٹرمپ صاحب تو سیدھے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایران کا جو نیوکلیر انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا ہے، اور میں نے 2016 سے بہتر جو ہے وہ ڈیل بھی کر لی ہے، جس میں فار ایگزامپل جو ایران ماننا تھا جنیوا کے اندر کہ ہم انرچ یورینیم کو ڈاؤن بلینڈ کر لیں گے، اور آگے باتیں یہ چل رہی ہیں کہ اگلے 20 سال تک یورینیم انریچمنٹ پہ مورٹوریم لگ جائے. تو اس طرح کی چیزوں کے بعد میرا نہیں خیال کوئی جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے. لیکن پھر بھی اگر لیڈرشپ کی نیت بدل جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل. احمد حسن صاحب، جیسا کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے اندر بھی کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں بھی کافی کمی آئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہوئے؟ یہ بیانیہ ہے جو کہ امریکہ کے اندر بھی بنایا جا رہا ہے، اور دنیا میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ پرائی آگ میں کود گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ کی ہمیشہ پالیسی تھی، ہمیشہ یہ نعرہ لگایا جاتا رہا امریکہ فرسٹ، لیکن کیا اب امریکہ فرسٹ کے بجائے اسرائیلی فرسٹ کے حوالے سے کوئی پالیسی نظر آتی ہے؟ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اچھا دیکھیں، اس میں سب سے پہلے آپ کو اسرائیل کی جو ایک اینٹی ہے اس کو بڑا غور سے دیکھنے، سمجھنے اور ڈیٹیل میں اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیل کا جو قیام جو یہ مارز وجود میں جب آئی تو اس وقت اس کو باقاعدہ طور پہ اس وقت کی سپر پاور برٹش امپائر کی سپورٹ حاصل تھی، اور انہوں نے ہی خط لکھا تھا، وہ بیلفور ڈیکلیریشن جس کو کہتے ہیں لارڈ راتھ چائلڈ کو، کہ ہم بنا کے آپ کو اسرائیل کا قیام جو ہے وہ مارز وجود میں اسرائیل آئے. پھر اس کے بعد جب جو برٹش امپائر ہے اس کی پاور ڈیمینش ہونا شروع ہوئی تو اس وقت سے یہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے امریکنز کے اوپر.
ان کی اکانومی سے لے کر ٹیک انڈسٹری سے لے کر ویپن ایمونیشن تک، فورن پالیسی، ڈپلومیٹک کور، انٹیلیجنس، ان کی ہیلتھ کیئر، ان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا، ہر چیز کو یہ پیراسائٹس کی طرح امریکنز کو چپکے ہوئے تھے اور امریکہ کے تھرو یہ اپنا سارا امپیٹس لے رہے تھے. اب جو کنڈیشن امریکہ میں اوور دی لاسٹ 5 ایئرز وہ ایمرج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت $38 ٹریلین کا مقروض ہے. اور امریکہ جو ہمیشہ سے ایک آئسولیشنسٹ پالیسی لے کے چلتا تھا پچھلے 100-200 سالوں سے، امریکنز یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ اس وقت مقروض اس وجہ سے ہوا ہے. فیلاڈیلفیا کی گلیوں میں آپ کو ہوملیسنس جو ہے وہ سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے امریکہ کی تاریخ میں. ڈرگ کلچر سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے. میس شوٹنگ سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے ریسورسز ویسٹ کر رہا ہے ان جنگوں میں جس کا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو اور امریکہ کو نہیں ہے. یہ امریکہ کی پبلک کے اندر یہ سینٹیمنٹ بہت تیزی کے ساتھ ایمرج ہونا شروع ہوا کہ ہمیں باہر کی جنگوں سے امریکہ کو نکالنا ہے. اس سینٹیمنٹ کا نام انہوں نے رکھا میک امریکہ گریٹ اگین. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ دوسرا الیکشن لڑا تو انہوں نے اسی پاپولر سینٹیمنٹ کی بیس کے اوپر الیکشن لڑا اینڈ ہی بیکیم دی فیس آف میک امریکہ گریٹ اگین. مطلب یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکنز اقتدار میں اس وجہ سے لے کر آئے کیونکہ امریکنز کو یہ لگتا تھا کہ یہ اسرائیل کی جنگوں سے امریکہ کو نکالے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 2-2.5 سال کوشش کی کہ وہ اس چیز کو اوائڈ کر سکیں اسرائیل کے بہاف پہ جنگیں لڑنے کی، لیکن اس دفعہ ہی گیو ان. اور پھر آپ نے اس کے ریپرکشنز دیکھے کہ 90 لاکھ کے قریب امریکی جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکل کے انہوں نے نو کنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی اور اسرائیل کے خلاف بھی کہا. سو اب امریکہ اپنی سپورٹ پل کرنا چاہ رہا ہے، اسرائیل کے پیچھے سے اپنی طاقت نکالنا چاہ رہا ہے. یہی پینک ہے نیتن کو بھی، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ امریکہ کا دل چاہ رہا ہے اور امریکہ کو پیس اور ہیومینٹی بہت زیادہ پسند آئی. انٹرنیشنل سسٹم انٹرسٹ پہ بیس کرتا ہے اور امریکنز کا انٹرسٹ اس وقت اس بات میں ہے کہ وہ واپس اپنے مونرو ڈاکٹرن کے اوپر جائیں اور وہ اپنی جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں کہ پوری دنیا میں جو انہوں نے اپنی پاور ایزرٹ کی ہوئی ہے، پھیلایا ہوا ہے اپنے آپ کو، اس کو سمیٹے تاکہ اپنا گھر میں وہ اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کر سکیں. سو یہ میجر چینجز ہیں جو میک امریکہ گریٹ اگین اسرائیل اور امریکہ کے کانٹیکسٹ میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم یہاں پر بتائیں گے کہ لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی کی بات کی جاتی ہے اور 10 روزہ جنگ بندی ہو گئی ہے. اس پر ہم اپنے پینل سے ڈسکس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لبنان میں بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. جنگ بندی 10 روز کے لیے کر دی گئی ہے. اس پر میں کامنٹ لوں گی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب کہیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو آپ؟ دیکھیں اٹ شوڈ بی لنکڈ ٹو دا، اگر اسلام اکارڈ سائن ہو جاتا ہے دین اٹ ہیز ٹو بی پرماننٹ، بیکاز یہی دس واٹ از دا کیچ ہیئر. اگر ریکارڈ سائن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد 10 دن کے بعد پھر لڑائی جو ہوتی ہے، واٹ ول ہیپن ٹو دیٹ، واٹ ول دا اسٹیٹ آف لیبنان. دے ہیو ٹوٹلی ڈسٹرائڈ اس کو لیبنان کا کیا ہے. یہاں تک کہ جو 5واں برج تھا وہ بھی انہوں نے آج ڈسٹرائے کر دیا ہے. لاسٹ چیپٹر میں انہوں نے آج تباہ کی بمباری کی ہے اور بہت نقصان پہنچا ہے. آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی پرماننٹ، بیکاز اگر یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر اکارڈ اسلامت کا ہوتا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی پرماننٹ سیز فائر اوور دیئر. اگر یہ 10 دن کی ٹیمپرری ہے تو ادھر اسکواڈ یہ فائن اکارڈ ہوتا ہے، ادھر وہ پھر ادھر جا کے وہاں پہ شروع کر دیتے، ہو ول اسٹاپ اٹ. برادر آئی وڈ سے کہ اس کے ساتھ غزہ اور جو ہے وہ اس کے لیے ویسٹ بینک کے لیے بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ سب ہو جاتا ہے اور اس کو فری ہینڈ مل جاتا ہے اسرائیل کو کہ وہ جا کے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں تباہی پھیرنا شروع کر دیتا ہے، واٹ از دا نیکسٹ. تو یہ چیزیں آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی لنکڈ کہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے وائبل کیا جائے کہ پھر مڈل ایسٹ میں پراپر طریقے سے امن ہو، جو کہ اٹ لکس ٹو بی ویری ویری امپاسبل. کیونکہ اسرائیل کے ڈیزائن جو گریٹر اسرائیل کے وہ اس لیے چاہتا تھا کہ ایران کے نیوکلیر یہ جو میزائل کیپیبلٹی ہے یہ 500-600 یا 1000 جو ہے کلومیٹر تک جائے، اس کے بعد وہ اس سے زیادہ کیپ نہ کر سکے، تاکہ پرماننٹ تھریٹ ایران سے اسرائیل کو ختم ہو جائے. اور وین ایور دے گو گریٹر اسرائیل، ایران کین ناٹ انٹرفیئر اینڈ دے ہیو اے فری ہینڈ اینڈ دے وٹ ایور دے وانٹ دے کین ڈو اٹ. ٹھیک. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گی، لبنان میں جنگ بندی کی بات
वज़ीर आज़म दौरे पर हैं, फ़ील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद हैं और इसी दौरान सुबह वज़ारत दाखिला की जानिब से जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है उसमें भी ये कहा गया था वाज़े तौर पर कि लेबनान में जंगबंदी का भी दावा किया जा रहा है। तो क्या ये इसी सिलसिले की कड़ी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है 10 दिन के लिए? देखिए, बिल्कुल, अगर तो ये 10 दिन की अभी जैसे आप कह रही हैं और मेरे ख्याल है ट्रम्प साहब की भी कोई बात चल रही है कि वो उनकी इज़राइली और लेबनीज़ लीडरशिप से बात हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़फायर है, जो 21-22 तक का, वो भी एक्सटेंड करेगा। तो दैट्स गुड न्यूज़। इट मीन्स कि चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं और एप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छा मोमेंट है ये। और जो इस वक़्त कोई लोग इन्फ्लेमेटरी बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम एक बड़ी हिस्टोरिक डील के बड़े करीब पहुँचे हुए हैं और कोई भी जंग नहीं चाहता और मुसल्लत की गई है जंग। ये एक ऐसी जंग है जिसको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, ना ईस्ट में ना वेस्ट में। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लेबनान के हवाले से चीज़ें हुई हैं, ये ईरान की डिमांड थी। आपको याद होगा जब गालिबाफ साहब इस्लामाबाद आ रहे थे, तो वो बार-बार ये ट्वीट कर रहे थे कि चीज़ें तब बेहतर होंगी, इम्प्रूव होंगी अगर हम ये सीज़फायर जो है वो लेबनान वाला भी होगा। फिर आपको पता है कि ये अनाउंस किया गया कि अमेरिका के अंदर इज़राइली और लेबनीज़ जो एम्बेसडर्स हैं वो मिलेंगे और फिर मार्को रूबियो ने उनकी मुलाकात भी करवाई। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब ठीक चल रही हैं और ईरान की भी ये डिमांड थी, पूरी हो गई। सो पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अहमद हसन साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये जो इस वक्त जो डायनामिक्स चल रहे हैं, ये जो एस्केलेशन है या डी एस्केलेशन जो भी इस सिचुएशन में होगी, एस्केलेशन होती है जैसे मैंने बताया रीजनल और ग्लोबल वॉर का खतरा है। डी एस्केलेशन होती है जिसकी सीज फायर की कोशिश पाकिस्तान भी कर रहा है और पूरी दुनिया चाहती है कि सीज फायर हो। मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ कि वो आम जो सीज फायर होता है दो मुल्कों के दरमियान में जंग खत्म करवाना, ये वो नहीं है। इट इज डी एस्केलेशन एंड बियॉन्ड। इसके रिपोकशंस पूरे रीजन पे जाएंगे और एक नया सस्टेनेबल पीस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने ये देखा है कि जो ईरान के अंदर पीस है वो टाइड है या डी एस्केलेशन जो है वो टाई कर दी गई लेबनान के साथ, और आप देख रहे हैं कि अब लेबनान के अंदर भी एक इवेंचुअल सीज फायर हुई है और उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो स्नोबॉलिंग इफेक्ट है वो पूरे खत्ते के अंदर, पूरे रीजन के अंदर फैलेगा। इस पीस के अंदर सस्टेनेबल पीस ये तभी बनेगा जब पूरे रीजन के अंदर पीस है और एक होलिस्टिक जो डी एस्केलेटरी इन्वायरमेंट है उसको हम लेके चलें। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसा कि 40 रोज़ तक ये जंग जारी रही और ईरान के अंदर एक बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी यही बात कही थी कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान के लिए अमेरिका की जानिब से क्या इनपुट दी जा सकती है आने वाले दिनों में इस मुआहदे के बाद? आई थिंक वो ये कह सकते हैं कि वॉर रेपरेशंस के तौर पे हम इनके जो एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं वो हम रिलीज़ कर देते हैं। एक तो ये ऑप्शन वो दे सकते हैं, और क्योंकि बेसिकली ये इट इज़ अ वॉर ऑपरेशन में इज़राइल और अमेरिकन आर रिस्पॉन्सिबल। विदाउट प्रोवोकेशन अगर आप किसी मुल्क पर अटैक कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई प्रोवोकेशन की ना कोई बात की, तो देन वो कंट्री जो एक जहाना तरीका इख्तियार करती है वो जिम्मेदार होती है। आप ये देख लें कि जब 90 में कुवैत और इराक़ पे हमला था, अमेरिकन इराक़ के लिए गए थे, आज तक उनसे वॉर ऑपरेशन ले रहे हैं, आज तक उनसे फ्री ऑयल ले रहे हैं। इराक़ में गए, इराक़ से वही रेपरेशन लेके और साथ उनसे ऑयल ले रहे हैं। तो यहाँ पर नाउ इट इज़ राइट ऑफ ये ईरान का। और सेकंड मैंने इसलिए कहा अगर यहाँ नहीं मान रहे तो फिर शायद स्टेट ऑफ हरमुज़ में मान जाए कि जी वहाँ पर ठीक है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए एक उनको कंट्रोल दिए जाए टोल टैक्स के लिए, उसके बाद जब रेपरेशन का टाइम पूरा होता है तो फिर इंटरनेशनल वाटर की तरह जो असूल होते हैं वो किए जाएँ। तो मेरे ख्याल यही तरीका है कि अदरवाइज़ ईरान ने सफ़र्ड अ लॉट, मेरे ख्याल में बहुत उनका नुकसान हुआ है। और वो जो उनका अगर आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, दैट मीन्स कि आपके ऊपर फिर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने का कोई जवाब नहीं रह जाता। जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन आके वेरीफाई करता है कि नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, दे डोंट हैव अ कैपेसिटी टू गो फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब, आई थिंक इकोनॉमिक सैंक्शन उठाए और दुनिया से उनका रब्ता हो। ये इकोनॉमिक लॉस, एनर्जी लॉस इज़ अ बिग लॉस। इसके लिए रिकवरी के लिए पूरी दुनिया चाह रही है कि इस वक्त इसको इमीडिएटली सीज़ फायर की जाए।
ठीक, दिफाई तज्जिया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अहमद हसन अलरबी और डॉक्टर कमर चीमा साहब जो कि हमारे पैनल में मौजूद थे, सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आखिर में जाते जाते मैं बस यही कहूँगी कि जब पड़ोस में आग लगी हो तो दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक वो होते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं, जबकि दूसरे वो होते हैं जो उस आग पे जलती का काम करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आग बुझाने वाले के तौर पर सामने आया है और दुनिया इस चीज़ को याद रखेगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।